जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पराग। आप देख रहे हैं नॉलेज लाइब्रेरी चैनल को। और आज जो है हम बात करने वाले हैं G7 के बारे में कि आखिर ये G7 है क्या चीज़, इसका उद्देश्य क्या था बनाने का, ये काम क्या करता है, कौन-कौन से राष्ट्र हैं वो इसके सदस्य हैं, क्या भारत भी G7 का सदस्य है या फिर नहीं है? अगर भारत G7 का सदस्य नहीं है तो भारत अगर इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो भारत को क्या-क्या फ़ायदे होंगे इससे, भारत को क्या-क्या लाभ होने वाले हैं इससे, इन सब बातों पर आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है? आपको पता होगा कि अभी 11 से लेके 13 जून तक G7 की बैठक ब्रिटेन में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से भाग लिया था। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि G7 का जो सदस्य देशों में भारत सदस्य G7 का नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा एज़ ए चीफ गेस्ट भारत को इनवाइट किया गया था। भारत के साथ-साथ 3 कंट्रीज़ और हैं, जिनको ब्रिटेन ने एज़ ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। उनमें है, एक तो है ऑस्ट्रेलिया, देखिए एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है साउथ कोरिया और एक है साउथ अफ्रीका। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, इन 3 देशों को भी ब्रिटेन ने एज़ ए गेस्ट अपने यहाँ पर इस वार्ता में शामिल करने के लिए इनवाइट किया था। ठीक है? और पीएम मोदी ने भी इसमें भाग लिया था। तो देखिए अपन बात करते हैं कि पीएम मोदी ने इसमें भाग लेने के बाद क्या-क्या बातें कहीं, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है? उन्होंने कौन-कौन से मोटो यहाँ वहाँ पर दिए। तो देखिए सबसे पहले तो पीएम मोदी ने G7 के जितने भी सदस्य देश हैं, कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने भारत की जो भी सहायता की थी, उसके लिए सबसे पहले उनको सराहा, उनके काम को, उनको धन्यवाद अर्पित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बात की कि भई ऐसे ही महामारी से आने वाले इन फ्यूचर अगर ऐसी महामारी आती है तो उनसे निपटने के लिए पूरे विश्व को एक साथ यानी एकजुट होने की आवश्यकता है। और इसके लिए उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का मोटो भी उनके सामने रखा। और उनकी इस बात को फ्रांस और जर्मनी ने अपनी सहमति भी दी। फ्रांस ने भारत को कच्चा माल सप्लाई करने के लिए बाकी सदस्य देशों से आग्रह किया कि भारत को कोरोना महामारी की जो वैक्सीन है उसको बनाने के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता है, अपन उन सबको सप्लाई करते हैं। ये सारी बातें वहाँ पर हुई हैं। तो एक बार अपन G7 के बारे में जान लेते हैं कि G7 के सदस्य देश कौन-कौन से हैं। ठीक है? इसका एक बार परिचय ले लेते हैं, काम क्या करता है, ये सारी बातें चल देखते हैं अपन। देखिए इसको ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, इसको ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। ठीक है? इसके जो सदस्य देश हैं, वो हैं देखिए कनाडा, यूएस, जापान, फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड इटली। ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, ये 7 कंट्रीज़ इसके सदस्य हैं जो कि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा उन्नत है। और G7 के सदस्य वही हैं जिनकी विश्व में अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत ज़्यादा उन्नत है। ठीक है? एक बार इसका परिचय देख लेते हैं। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, यानी 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतर सरकारी ये संगठन है एक। और ये काम क्या करता है, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी? देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर बातें करता है, ऊर्जा नीति पर बातें करता है, आर्थिक शासन पर बातें करता है। और जो सामान्य हित के मुद्दे होते हैं, जैसे अभी कोरोना महामारी सामान्य हित का मुद्दा है, जिससे सामान्य लोगों का हित जुड़ा रहता है, उसको सामान्य हित के मुद्दे कहा जाता है। तो सामान्य हित का मुद्दा अभी कोरोना महामारी है। तो इसलिए ब्रिटेन में जो इस बार 2021 में जो आयोजित की गई है G7, उसका सब्जेक्ट भी कोरोना महामारी था और उससे निपटने का, कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से हम कैसे निपट सकते हैं और इन फ्यूचर में अगर ऐसी महामारी से अगर हमारा पाला पड़ता है तो उसको निपटने के लिए पूरा विश्व एकजुट होने के बाद क्या-क्या काम करेगा और कैसे ऐसी महामारियों से लड़ेगा आगे। ये सारी बातें सदस्य देश मिलकर करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी निर्णय लिया जाता है, अगर किसी भी देश के द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया है तो वो किसी दूसरे सदस्य देश पर बाध्यकारी नहीं होता, यानी ये गैर बाध्यकारी तरीके के होते हैं। मान लीजिए अमेरिका ने कोई निर्णय लिया तो ज़रूरी नहीं कि जापान उसे मानेगा, या फिर ज़रूरी नहीं फ्रांस उसे मानेगा, या फिर ज़रूरी नहीं इटली उसे मानेगा।
तो इसका एक ये ड्रॉबैक है क्योंकि इसका कोई मुख्यालय भी नहीं है और ये एक अनौपचारिक संगठन है। ये सिर्फ मुद्दों पे बातें करता है, एक प्रतिबद्धता जताता है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन बाद में पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। क्योंकि जब गैर बाध्यकारी निर्णय होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते, तो वार्ता करने के बाद उनका कोई अधर नहीं होता, उनको कोई आधार नहीं होता। ठीक है? तो हालाँकि हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन है ना? लेकिन मान सकते हैं कि ऐसा होता होगा, ठीक है? देखिए इसके सदस्य देश में कौन-कौन आते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार और देख लेते हैं सदस्य देशों में। देखिए फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और कनाडा है। ठीक है? 1997 में यानी 1997 में रूस भी इस समूह से शामिल हुआ था, लेकिन एक विवाद हुआ था, क्रीमिया विवाद। ये देखिए क्रीमिया विवाद हुआ था 2014 में, और 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस को इस संगठन से बाहर होना पड़ा था। पहले ये जब रूस इसमें शामिल हुआ था तो इसे G8 संगठन भी कहते थे, लेकिन फिर से ये वापस G7 संगठन बन गया। ठीक है? देखिए अब अपन बात करते हैं भारत और G7 की, कि भारत को क्या फ़ायदा है G7 में अपनी बात कहने का, भारत को इससे क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उस बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए 2019 में जब फ्रांस में आयोजित हुआ था ये, तब भी भारत को एक एक्चुअल में भारत के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत मंच है अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि इसमें सारी की सारी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं G7 में। पूरे विश्व की जितनी भी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सारी इसकी सदस्य हैं, और जब उनके सामने भारत अपनी बात कहेगा तो वो भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत मंच है। तो इसलिए भारत के पास एक ये इसका बेनिफिट है। 2020 में अमेरिका द्वारा भी भारत को इसमें बतौर एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था, लेकिन ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक, कोरोना महामारी के कारण वो स्थगित हो गई थी, वो हो नहीं पाई थी। और जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में भी भारत 5 बार बतौर एज ए गेस्ट इसमें भाग ले चुका है। ठीक है? और देखिए जैसे अपने भारत के जो मुद्दे होते हैं, जैसे कश्मीर मुद्दा है, ईरान अफगानिस्तान का मुद्दा है ना? और जितने भी आतंकवाद से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, उन सब की बातें भारत G7 के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने, एक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के सामने, एक मजबूत विकासशील विकसित देशों के सामने, सॉरी, मजबूत विकसित देशों के सामने अपनी बात को रख सकता है, और भारत को इससे फ़ायदा मिलता है। तो भारत के लिए ये बेनिफिट्स हैं G7 में भाग लेने के। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।